सुराजपुर गांव, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां की जिंदगी शहर के शोरगुल से दूर एक धीमी रफ्तार से चलती थी। गांव के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी में लगे रहते थे और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन इस शांत माहौल के पीछे अंधेरे राज भी छिपे हुए थे, और उनमें से एक ऐसा था जो गांव को हमेशा के लिए एक गहरी चोट देने वाला था। सुनीता, एक युवा लड़की जो अपनी 20वीं उम्र के शुरुआती दिनों में थी, अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी सुंदरता और दयालुता के कारण उसे कई लोग पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे देखकर जलते भी थे। हाल ही में उसने गांव के स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया था, जो उसे बहुत पसंद था। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो उसे बुरी नज़र से देखता था, और उसकी पागलपन भरी चाहत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। रमेश गांव का बदनाम व्यक्ति था, जिसकी खतरनाक छवि थी। उसके गलत कामों के लिए उसे कभी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन हर कोई जानता था कि उससे उलझना नहीं चाहिए। वह महीनों से सुनीता को घूर रहा था। उसकी बीमार मानसिकता दिन ब दिन और विकृत होती जा रही थी। सुनीता ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश हर जगह उसके पीछे पहुंच जाता। उसकी निगाहें भेदती हुई और असहज कर देने वाली होती थीं। एक शाम जब सुनीता स्कूल से घर लौट रही थी, तो ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सूरज ढल चुका था और गांव की गलियां वीरान थीं। जैसे ही वह तंग गलियों से होकर गुजरी, उसकी रीढ़ में एक अजीब सा सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी चाल तेज की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रमेश और उसके दो साथियों ने उसका रास्ता रोक लिया। डर के मारे सुनीता के होश उड़ गए, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत तेज थे। रमेश ने उसे पकड़ लिया, उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीखों को दबा दिया। वे उसे गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान झोपड़ी में खींच ले गए, जहां कोई उसकी मदद के लिए नहीं सुन सकता था। झोपड़ी के अंदर सुनीता को जमीन पर पटक दिया गया। रमेश के साथी उसे पकड़कर बैठे रहे, जबकि वह पूरी ताकत से संघर्ष करती रही, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह दया की भीख मांग रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। रमेश के चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान थी जब उसने उसकी कपड़े फाड़ दिए। उसकी गंदी मंशा अब साफ थी। इसके बाद जो हुआ वह अमानवीयता की हद थी। रमेश ने सुनीता के साथ बलात्कार किया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उसकी निर्दयता यहीं खत्म नहीं हुई। जब सुनीता जमीन पर टूटी फूटी और हार मान चुकी पड़ी थी, तो रमेश ने अपनी जेब से लाल मिर्च का पाउडर निकाला। एक क्रूर हंसी के साथ उसने वह तीखी मिर्च उसके गुप्त अंगों में डालनी शुरू कर दी, उसकी चीखों को अनसुना करते हुए। जलन का एहसास असहनीय था। सुनीता का शरीर तड़पने लगा, क्योंकि मिर्च की जलन उसकी त्वचा को जला रही थी। दर्द ऐसा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दर्द इतना ज्यादा था कि वह बेहोश हो गई। उसका शरीर निष्प्राण हो गया। यह सोचकर कि वह मर चुकी है, रमेश और उसके साथी वहां से भाग गए, उसे उस भयानक हालत में छोड़कर। घंटों बाद एक राहगीर को झोपड़ी से हल्की हल्की कराहने की आवाज सुनाई दी। जब उसने सुनीता को देखा, तो वह दृश्य देखकर वह दंग रह गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था और चारों ओर मिर्च की तीखी गंध फैली हुई थी। उसने तुरंत गांव वालों को खबर दी और जल्द ही वहां भीड़ जमा हो गई। सुनीता को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। इस हमले की खबर सुराजपुर में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग गुस्से से भर गए और सुनीता के लिए न्याय की मांग करने लगे। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। रमेश, जो इस बार भी कानून से बच निकलने का यकीन किए हुए था, अपनी जिंदगी में ऐसे ही चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन इस बार गांव वाले ठान चुके थे कि उसे सजा दिलवाकर ही रहेंगे। कुछ दिनों बाद सुनीता को होश आया, लेकिन वह अब एक छाया मात्र थी। शारीरिक घाव तो समय के साथ भर जाएंगे, लेकिन मानसिक घाव बहुत गहरे थे। वह मुश्किल से बोल पा रही थी। उस हमले की दहशत ने उसके मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन जब पुलिस उसका बयान लेने आई, तो उसने अपने हमलावरों की पहचान करने की ताकत जुटा ली। सुनीता की गवाही के बाद पुलिस ने रमेश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले इस बर्बर अपराध से क्रोधित होकर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठे हो गए और तुरंत न्याय की मांग करने लगे। मामला अदालत में जल्दी से आगे बढ़ा और रमेश के खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। आने वाले मुकदमे में सुनीता ने बहादुरी से उस रात के भयावह अनुभवों को अदालत में बयान किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी,
जब उसने उस दर्द, अपमान और भय की कहानी सुनाई, अदालत उसकी गवाही और ठोस सबूतों से प्रभावित होकर रमेश और उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन कोई भी सजा उस मानसिक और शारीरिक आघात को मिटा नहीं सकती थी जो सुनीता ने सहा था। सुराजपुर का गांव अब कभी पहले जैसा नहीं रह सकता था। यह शांत समुदाय अब उस भयानक अपराध की छाया में जीने लगा था जो उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि बुराई कहीं भी छिपी हो सकती है। सुनीता अंततः गांव छोड़कर एक दूर शहर चली गई, जहां उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। लेकिन उस रात के जख्म हमेशा उसके साथ रहे, एक कड़वी याद के रूप में कि उसने किस अंधकार का सामना किया और उससे उभरी। यह कहानी उन भयावह क्रूरताओं की याद दिलाती है जो कुछ लोग कर सकते हैं, और इस तरह के अत्याचारों के शिकार लोगों पर इसका लंबे समय तक प्रभाव रहता है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। मिलती है अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।